गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मालती अमित शर्मा हनुमान नगर हिंदी सेकेंडरी स्कूल से हूँ। आज हम कोरोमंडल फीचर इस चैप्टर का इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे जो 3.1 है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये पोयम सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, स्टार्ट विद द वार्मिंग अप एंड चिट चैट क्वेश्चंस. Before I start with my topic, I just give you a little bit information about this warming up. जैसे कि हम जानते हैं कि आपका 9th स्टैंडर्ड का जब पेपर होता है तो वो 80 मार्क्स का रहता है. इन दैट क्वेश्चन पेपर यू आर हैविंग अ डायलॉग राइटिंग क्वेश्चन. हम आपको डायलॉग राइटिंग क्वेश्चन रहता है. उसके अंदर ये आपको जो वार्मिंग अप एक्टिविटी है, चिट चैट क्वेश्चन है, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ या एक्टिविटी से रिलेटेड रहते हैं क्वेश्चन. फॉर दैट यू कैन यूज वेरी इजी लैंग्वेज. ठीक है, आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हो. तो इससे क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन है डायलॉग राइटिंग, वो अटेम्प्ट करने में बहुत ही इजी होता है. तो हमेशा कोई भी चैप्टर या कोई भी पोएम स्टार्ट हो रही है तो प्लीज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. हाँ, वार्मिंग अप, चिट चैट. पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग. मतलब आप सुबह कितने बजे उठते हो. मॉर्निंग मतलब कितने बजे उठते हो. आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग मतलब मैं 6 बजे उठता हूँ. आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम लिख सकते हो. ठीक है, आई गेट अप एट 7 o'clock, आई गेट अप एट 5 o'clock. हाँ, जो आपको कंफर्टेबल रहेगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइम डू यू गो टू द बेड. मतलब आप रात को कितने बजे सोने के लिए बेड पे जाते हो. आई गो टू द बेड एट 9 o'clock. ठीक है, आप अपना, फिर से मैं वही आंसर दे रही हूँ आपको, आप अपने हिसाब से टाइम लिखिए. ओके, Where do you spend your holidays? आप अपनी छुट्टियां कहाँ बिताएंगे. Where do you spend your holidays? तो आंसर इज व्हाट. I spend my holidays at my uncle's house. मतलब मैं अपनी छुट्टियां कहाँ बिताना चाहता हूँ. अंकल्स हाउस. आप ये भी लिख सकते हो, I spend my holidays at grandpa house. I spend my holidays at auntie's house. I spend my holiday at my home. क्योंकि कुछ लोगों का गांव नहीं होता है तो लोग अपने घर पे रहते हैं, या कुछ लोगों का गांव बहुत दूर होने के कारण वो जा नहीं पाते हैं, या साल में 1 या 2 बार जाते हैं, या 2 साल में. तो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. What adventurous do you like? Adventurous means what? कोई साहसी गेम. एडवेंचरस मतलब साहसी गेम. ओके, एडवेंचरस. तो आपको टॉपिक क्या क्या दिया गया है आपके क्वेश्चन में. बोटिंग, ट्रैकिंग, स्कूबा ड्राइविंग, माउंटेनिंग और समथिंग एल्स. फिर से मैं पढ़ रही हूँ. बोटिंग, ट्रैकिंग, स्कूबा डाइविंग, माउंटेनिंग और समथिंग एल्स. फर्स्ट वन, बोटिंग. यहाँ पे मैंने देखो आपको बोट का पिक्चर प्रोवाइड किया है कि एक बच्चा बोट कैसे चला रहा है. ट्रैकिंग, देखो पहाड़ पे कैसे चलते हैं हम लोग. स्कूबा डाइविंग मींस अंडर वाटर.
अंडर वाटर जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। माउंटेनिंग मतलब जो एकदम हाई माउंट पे जाते हैं और वहां पे फ्लैग लगाते हैं कि अपना बताते हैं कि हम वहां पे रीच हो गए, वहां पहुंच गए हैं, या समथिंग एल्स, ठीक है। तो आंसर क्या है? आई लाइक ट्रैकिंग मोस्ट, या आप ये भी लिख सकते हो आई लाइक बोटिंग एंड माउंटेनिंग, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिखिए आंसर। ये मैंने जस्ट आपको एक तरीका प्रोवाइड किया है। नाउ आफ्टर यू फिनिश योर एजुकेशन व्हाट वुड यू लाइक टू वर्क क्लोज टू नेचर? आप अपनी एजुकेशन फिनिश करने के बाद क्या आप नेचर के क्लोज रह के काम करना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू डू? तो आप क्या करना चाहेंगे? तो आंसर इज यस, आफ्टर फिनिश माय एजुकेशन आई वुड लाइक टू वर्क क्लोज टू नेचर। हाँ, मैं अपनी एजुकेशन को फिनिश करने के बाद नेचर के क्लोज रहकर काम करना चाहूंगा। तो यू कैन वर्क एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर, हाँ, जियोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट, ओके। यहाँ पर आपको मैंने प्रोवाइड किया है, या यू कैन गो फॉर द फर्दर स्टडी रिगार्डिंग दैट एग्रीकल्चर क्रॉप, उससे भी रिलेटेड स्टडी होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपांडिंग हॉरिजॉन्स, मतलब एक्सपांडिंग मतलब बढ़ाना, हॉरिजॉन्स मींस क्षितिज। जैसे आपको एक टॉपिक दिया गया है यहाँ पर देखिए, मैं पहले क्वेश्चन रीड करती, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द exactly what question is asking you. Write as many words you can related to the following. You should have at least 20 words each. Huh? You may refer to your geography textbook or other source for that purpose. Then try to find English words, items for the ones you have written. मतलब try as many words. आपको क्या करना है? बहुत सारे वर्ड्स लिखने हैं जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया, सी, विंड, स्काई, लैंड, हाँ, एटलीस्ट आपको 20 वर्ड्स लिखना है। यू मे रिफर टू योर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, और इसके लिए आप ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक पे रिफर कर सकते हो, या अदर सोर्स का भी आप हेल्प ले सकते हो, लाइक इंटरनेट, गूगल, इंटरनेट, ये सब उसी पे हम यूज करते हैं। एंड ट्राई टू फाइंड द इंग्लिश वर्ड्स। आप ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक यूज करोगे तो आपको आपकी मातृभाषा मतलब हमारी हिंदी लैंग्वेज में वर्ड्स मिलेंगे, तो इट विल बी बेटर दैट you use other source so that you will get the English words, okay. C, अब C से रिलेटेड आई हैव ओनली प्रोवाइडेड द 10 वर्ड्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको 10 ही वर्ड प्रोवाइड किया है, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। जैसे सी से रिलेटेड वर्ड क्या है, सी में हमें क्या क्या दिखता है, या सी से रिलेटेड सी कैसा होता है, तो पर्ल रहते हैं उसके अंदर, सैंड रहते हैं, वेव्स आते हैं उसमें, स्ट्रॉम है, टाइड है, फिश है, हर्बर है, हाँ, उसके आसपास हर्बर रहता है, हर्बर मतलब बंदरगाह, पर्ल मतलब मोती, सैंड मीन्स रेत, वेव मतलब लहर, वाटर आपको पता ही है, शिप मतलब भी पता है, स्ट्रॉम मतलब तूफान, टाइड मतलब आपको पता है ज्वार भाटा जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, हाई टाइड, लो टाइड, वो वाला, ठीक है। फिश है, हार्बर मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बर, मतलब बंदरगाह, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप सी से रिलेटेड? आप देखो, अभी मैंने आपको स्कूबा डाइविंग के बारे में बताया, तो वो क्या है, अंडर वाटर मतलब सी के अंदर या रिवर के अंदर आप स्टडी कर सकते हो, तो क्या कर सकते हैं, सी कैसा होता है, सॉल्टी होता है, सी में और क्या होता है फिश के अलावा, वेल होती है,
सी प्लांट होता है, देखो पानी के अंदर का, सपोज हम देखते हैं ज्योग्राफिकल चैनल पे, हाँ तो देखते हैं ना सी के अंदर प्लांट रहता है, सी प्लांट्स लिख सकते हैं, सी एनिमल्स आप लिख सकते हो। आप जो पोएम अभी पढ़ रहे हो कोरोमंडल फिशर, इसके अंदर ही देखो एक सी से रिलेटेड एक पक्षी है, सी गल कहते हैं उसे हम, वो भी लिख सकते हो। ओके, नाउ सेकंड विंड। सेम, मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स प्रोवाइड किया है, यू कैन राइट एज मेनी वर्ड्स, breeze, gale, blow, north, breeze, windmill, hurricane, weather, air, harbor. ओके, आप विंड से रिलेटेड लिख सकते हो, रेन, हाँ हवा चलती है तो और क्या होता है, विंड, रेन होता है, मानसून आता है, साइक्लोन आता है। लैंड, लैंड से रिलेटेड सॉइल, अर्थ, ग्राउंड, फार्मिंग, स्टेट, आइलैंड, एकर्स, एकर्स मतलब जैसे हम बोलते हैं ना एक एकड़, कंट्री या फॉरेस्ट। स्काई से, अब स्काई से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, स्काई में क्या क्या रहता है, द सन, द मून, ब्लू, बर्ड, क्लाउड, प्लैनेट, विंड, रेन, क्लाइमेट, एयर। ओके, तो ये था रिलेटेड वर्ड। ठीक है, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, आप उससे रिलेटेड आपको लिखना है। नाउ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रिपेयर अ बाइलिंगुअल ग्लोसरी फॉर ईच ऑफ दिस टॉपिक, है ना। ग्लोसरी, बाइलिंगुअल ग्लोसरी मतलब होता क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पर लिखा है, मैंने आपको मीनिंग प्रोवाइड किया है। बाइलिंगुअल मीन्स व्हाट, द्विभाषिक, दो भाषाओं में बोला या लिखा हुआ, द्विभाषिक। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जैसे सी से आपको जो आपके ऊपर टॉपिक दिया गया है, सी, लैंड, विंड, हाँ, स्काई, तो जो हमने उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखे हैं उसको हमें क्या करना है, उसका बाइलिंगुअल लिखना है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रोवाइड किया है, सी। अब देखो मैंने वहां पर लिखा है, पल मतलब मोती, शोर मतलब किनारा, सैंड रेत, वेव किनारा, वाटर पानी, शिप जहाज, स्टोम आंधी, टाइड मीन्स ज्वार, फिश मतलब मछली, हब मतलब बंदरगाह। अब देखो यहाँ पर दो भाषाओं का यूज हुआ है, एक तो इंग्लिश है और एक हमारी मातृभाषा है। Got it everyone here? This is called bilingual glossary. ओके, इससे क्या होता है, हमें उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। बाइलिंगुअल ग्लोसरी का क्या एडवांटेज है कि हम उसे बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। नाउ आपके उसी क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन योर मदर टंग। जो आपने ये लिखा है बाइलिंगुअल ग्लोसरी, उसको आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, क ख ग घ इस साइड मतलब टाइप से। तो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है मदर टंग में, ठीक है, यू कैन गो थ्रू इन दिस। नाउ सेकंड क्वेश्चन उसी के अंदर का, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए टू जेड, वही जो हमने लिखा था, पर्ल, सैंड, शिप, शोर, स्ट्रॉम, है ना। तो आपको क्या करना है, अब इसको ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। गॉट इट, ये मैंने आपको अरेंज करके दिया है। ये सी से ही रिलेटेड वर्ड है जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, एक हमने अपनी मदर टंग में मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है और एक हमने ए टू जेड वाले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। समझे आप? नाउ दिस इज द पोएम। मैं आपको एक थोड़ा सा जस्ट एक रिकैप करना चाहूंगी इस पोएम का। As we know that this poem is written by Sarojini Naidu. She is very prominent and political figure. ये बहुत ही फेमस लीडर हैं। इन्होंने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, इन्होंने
वुमेन्स फ्रीडम के बारे में बहुत सारा वर्क किया, मतलब वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी। इनकी ऑलमोस्ट सारी पोएम पेट्रियोटिक रहती हैं, देशभक्ति से रिलेटेड रहती हैं, वो मैसेज देती हैं। हाँ, ठीक है। इस पोएम के थ्रू पोएट हमें फिशरमैन के लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं, उनके हार्डवर्क के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये मैसेज सेंड कर रही हैं कि ह्यूमन बींग्स को भी, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, मतलब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो और ही अच्छा रहेगा। इससे यूनिटी और हमारी स्ट्रॉन्ग होगी और हम अपने जो भी हमारा मतलब गोल है उसे हम इजीली अचीव कर पाएंगे। ओके, द फर्स्ट पैरा, द राइज ब्रदर राइज, द वेकिंग स्काई prayed to the morning light, the wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are king of sea. ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं कि राइस ब्रदर राइस, मतलब वो नॉट ओनली फिशरमैन को एड्रेस कर रहे हैं कि जितने भी लोग इस पोएम में गो थ्रू हो रहे हैं, हाँ, उनको एड्रेस कर रहे हैं कि उठो। उन सबको बोला जा रहा है। एक ब्रदर, यहाँ पर देखो पोएट ने ब्रदर वर्ड यूज किया है, मीन्स लोगों में ब्रदरहुड फीलिंग को डेवलप करने के लिए, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं फिशरमैन के द्वारा कि मतलब उठो अब, वेकिंग स्काई मतलब अब आकाश जग रहा है। स्काई मीन्स हम जानते हैं आकाश, और वेकिंग मतलब जगना। प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, जब सन राइज होता है तो जब सन की किरणें पूरे आकाश में फैलती हैं तो क्या हो रहा है, मॉर्निंग लाइट चारों तरफ स्प्रेड हो रही है। तो वेकिंग स्काई क्या कर रहा है, जो आकाश जग गया है वो प्रे कर रहा है मॉर्निंग लाइट को। The wind lies asleep in the arms of the dawn like the child that has cried all night, मतलब जो विंड, जो हवा रात भर चल रही थी अब सो रही है इन द आर्म्स ऑफ डाउन। डाउन मतलब क्या है, जो अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह होने की, सुबह जो होती ना अर्ली मॉर्निंग, अब उसकी बाहों में सो रहा है। वो कैसे सो रहा है, जैसे कोई बच्चा रात भर रोया है। हाँ, वो फिशरमैन को पोएट क्या बोल रहे हैं कि चलो लेट अस गैदर, मतलब इकट्ठा करो नेट्स, आपके जाल, कहां से, समुद्री तट से, और सेट आवर कैटेमरिन्स फ्री, मतलब अब अपनी नाव को, जो बोट वो फिशरमैन यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कैटेमरिन्स। हाँ, तो उसे अब तुम फ्री करो। क्यों फ्री करना है, टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, मतलब कैप्चर मतलब पकड़ना, कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। टाइड मतलब जब ज्वार भाटा आता है, जब टाइड आती है तो क्या होती है, जो समुद्र की वेल्थ है, मतलब जो समुद्र का खजाना है वो क्या है, फिश। लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड मींस फिश, वो ऊपर आ जाती है। तो फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी, हम समुद्र के राजा हैं। उनको कैप्चर करने के लिए तुम अपने जाल को गैदर करो, अपनी नाव को फ्री करो, कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ टाइड मतलब फिश। क्यों, क्योंकि हम समुद्र के राजा हैं। ठीक है। Now second paragraph, no longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives? He who holds the storm by the hair, he will hide in the breast our life. मतलब कि अब नो लॉन्गर डिले, अब ज्यादा डिले मत करो, जल्दी। द हेस्टन मतलब जल्दी, हेस्टिंग अवे इन द ट्रैक ऑफ सीगल्स कॉल, मतलब सीगल्स मतलब एक समुद्री पक्षी होता है जो फिश को खाता है, और वो उसी तरफ आवाज करते हुए जा रहा है जहां पर फिश बहुत ज्यादा है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक ट्रैक दिखा रहा है मछुआरों को, फिशरमैन को, कि आप उसी तरफ आओ जल्दी जल्दी। सी इज आवर मदर, पोएट क्या बोल रहे हैं, सी इज आवर मदर। जैसे कि देखो हमारी मम्मी कैसे रहती है, हमारी मम्मी हमारा कितना ख्याल रखती हैं, हमें फूड प्रोवाइड करती हैं, हाँ,
उसी तरह मछुआरों के लिए भी सी क्या है, उनकी माता है, क्लाउड्स क्या है, उनके ब्रदर हैं। जैसे जैसे मछुआरे चलते हैं समुद्र में, वैसे वैसे क्लाउड भी उनके साथ चल रहा है। एंड वेव्स आर आवर कॉमरेड्स, मतलब फ्रेंड। तो ये सब उनके साथ चल रहे हैं। What do we toss at the fall of the sun where the hand of the sea god drives? मतलब पता नहीं क्या होगा जब सन सेट होगा, हम पता नहीं कहाँ रहेंगे समुद्र में। हाँ, सिर्फ समुद्री भगवान सी गॉड को ही पता रहेगा कि हम कहाँ रहने वाले हैं। जो अब यहाँ पर देखो लास्ट लाइन में ही वर्ड यूज किया गया। ही वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? समुद्री गॉड के लिए। ही होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर, मतलब वो अपनी जटाओं से तूफान को रोक कर रखेंगे। विल हाइड इन हिज बेस्ट आवर लाइफ, अगर सपोज कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे? हमें अपने ब्रेस्ट में, हमें अपनी हृदय में प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सी गॉड के बारे में बोल रहे हैं। नाउ लास्ट पैराग्राफ। स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड, द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव, एंड द स्वीट आर द सेंट एट द full of moon with the sound of voice we love. But the sweeter, oh brother, the kiss of the spray and the dance of the wild foam's glee. Raw, brother, raw, to the edge of the verge where the low sky met with the sea. मतलब लास्ट पैराग्राफ में हमें पोएट ये बोलते हैं कि जो हमारी नेचर की ब्यूटी है, जो हमें अपने एम के प्रति हार्डवर्क करने के लिए रोक रहा है, तो उससे हमें दूर रहना है। ठीक है, साथ ही ये एडवाइस करते हैं कि जो हमारा एम है वो हमको अचीव करना है हमारे हार्डवर्क के द्वारा। जैसे देखो, स्वीट इज अ शेड ऑफ द कोकोनट ब्लेड। ब्लेड मतलब कोकोनट की जो पत्तियां होती है पेड़ की, उससे जो शेड आ रहा है वो बहुत ही स्वीट, मतलब यहाँ पर मीठा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। एंड द सेंट ऑफ द मैनग्रूव। मैनग्रूव मीन्स मैंगो ग्रुप यहाँ पे आ रहा है। मैंगो की जो प्लांट्स रहते हैं, ट्रीज रहते हैं, ग्रुप मतलब ट्रीज। ओके, एंड स्वीटर आर द सैंड एट द फुल ऑफ मूनलाइट, मतलब जब चंद्रमा जब पूरा पूर्ण रहता है, तो उस टाइम पे जब उसकी जो किरणें रेतों पे पड़ती हैं तो वो कितना अच्छा लगता है। एंड द साउंड ऑफ वॉइस वी लव, मतलब जिसे हम बहुत ही पसंद करते हैं, उसके साउंड को हम कितना पसंद करते हैं, तो सब कितना अच्छा लगता है। बट इसके अलावा भी जो सबसे अच्छा है फिशरमैन को, वो क्या है? बट द स्वीटर ओ ब्रदर, मतलब क्या है इससे भी ज्यादा अच्छा? क्या है? द किस ऑफ द स्प्रे। द किस ऑफ द स्प्रे मतलब जब मछुआरे समुद्र के अंदर फिशिंग के लिए जाते हैं तो देखो समुद्र की जो लहरें उठती हैं तो उससे एक फव्वारा टाइप आता है, स्प्रे आता है वाटर का, जो उनके फेस को टच करता है या बॉडी को टच करता है, तो वो एक फीलिंग अलग ही रहती है। हाँ, एंड द डांसिंग ऑफ द वाइल्ड फोम, ग्ली। ग्ली मीन्स आनंद, हैप्पीनेस। हाँ, क्या होता है? डांसिंग ऑफ द वाइल्ड फोम, जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो क्या होता है? देखो पानी में देखो कैसे फोम उठता है, फोम, व्हाइट फोम। जब हम कपड़ा धोते हैं, यू कैन इमेजिन, जब हम क्लोथ को वॉश करते हैं तो देखिए साबुन का कैसे झाग आता है। सेम लाइक समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो वैसा ही फोम उठता है, तो उसे क्या बोला गया यहाँ पे? डांसिंग ऑफ वाइल्ड फोम। हाँ, वो एक उसका जो एक आनंद है वो मतलब उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। लास्ट लाइन, रॉ ब्रदर रॉ, मतलब अपनी रॉ यहाँ पे किसके लिए बोला गया है? कि नाव को चलाते रहो। टू द अर्ज ऑफ द वर्ड्स, मतलब मीन्स व्हाट? अर्ज ऑफ द वर्ड्स, देखो आगे लिखा गया, वेयर द लॉ स्काई मेट्स विद द सी। अगर आप कभी समुद्र के किसी किनारे पर खड़े होंगे तो आप एक किनारे पे रहते हैं और आपकी जो नजर जाती है दूसरी तरफ, देखेंगे वहां पे ऐसे लगता है आपको कि जैसे स्काई और समुद्र मिल रहा है, बट एग्जैक्टली वो होता नहीं है। दैट इज कॉल्ड हॉरिजन्स। हाँ, वही बोल रहे हैं कि फिशरमैन तुम अपनी नाव चलाते रहो जब तक तुम उस जगह पहुंच ना जाओ जहां पर स्काई और सी मेट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। गॉट इट?
दिस इज द पोएम। इस पोएम के थ्रू पोएट यही बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने गोल के प्रति हमेशा हार्डवर्क करते रहना चाहिए, ठीक है। हमें सुपरफिशियल पावर के प्रति जो अट्रैक्शन होता है उसे अपने आप को रोकना चाहिए। सुपरफिशियल पावर मीन्स व्हाट, कि जैसे अब यहाँ पर ही देखो लास्ट पैराग्राफ में बताया गया ना कि फिशरमैन को कोकोनट शेड कितना अच्छा लगता है, सेंट ऑफ द मैनग्रोव्स कितना अच्छा लगता है, बट इससे भी ज्यादा खुशी उनको कब मिलती है जब वो फिश के लिए जाते हैं अंदर, फिशिंग के लिए, जो अपना उनका जो वर्क है वो जो करते हैं, तो उससे ज्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड होती है। तो सेम वे पोएट हमें ये एडवाइस करते हैं कि हमें भी अपने गोल को हमारी लाइफ में अचीव करना चाहिए, चाहे जितना हार्डवर्क हमें करना पड़े। ओके, ये मैंने आपको रिकैप किया है पोएम का। नाउ मीनिंग, वेकिंग स्काई मैंने आपको ऑलरेडी बताया, द अर्ली मॉर्निंग, कैटमैरिन्स, फिशिंग बोट, ट्रैक मीन्स पाथ मतलब रास्ता। Now think and answer the margin question से ये आपका, as a tree will fly away calling it appears as though it is showing the way, what does the way lead to, मतलब जो मैंने आपको बोला ना समुद्री पक्षी जब वो फ्लाई करता है तो वो फिशरमैन को क्या करता है, वे दिखाता है ना, तो उसका मतलब क्या है, वो उसका मतलब क्या है कि द वे लीड टू द प्लेस ऑन द सी वेयर द प्लेंटी ऑफ फिश आर अवेलेबल टू कैच फॉर द फिशरमैन। मतलब वो फिशरमैन को बता रहा है कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा फिश है आपको कैच करने के लिए। हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर, मैंने आपको बोला ना कि सेकंड पैराग्राफ में लास्ट लाइन ही लिखी गई है, द सी गॉड होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर, है ना। What type of the boat do the fishermen use? The fishermen use the catamarans to catch the fish. ठीक है, now let's have a look on English workshop. Answer the following question. How many stanza are there in the poem? मैंने आपको बताया, हाँ 3 stanza है. There are 3 stanza in the poem. How many lines are there in the poem? तो हर लाइन में 4 lines है, so you can count on your finger 12 lines. Now list the rhyming words in the each stanza. इस क्वेश्चन पे प्रकाश डालने के पहले मैं आपको जस्ट राइमिंग वर्ड्स के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि राइमिंग वर्ड्स होता क्या एग्जैक्टली। राइमिंग वर्ड्स आर द टू आर द मोर वर्ड्स व्हिच हैव द सेम एंडिंग साउंड। सी, हाँ, व्हिच हैव द सेम एंडिंग साउंड। एग्जांपल, पेन, रेन, मेन, केन। ये हो गया राइमिंग वर्ड्स। यू कैन सी अदर मोर एग्जांपल, सेट, मैट, पैट, पैट। ओके, अब हम देखेंगे पोएम के राइमिंग वर्ड्स। फर्स्ट स्टैंजा में ही देखो आपको लाइट, नाइट, फ्री, सी, कॉल, ऑल, ड्राइव, लाइफ, ग्रो, लव, glee, see, आपको मैं पोएम दिखाती हूँ, then it will be easy for you to identify it. See in the first stanza, light, night, pronunciation is the same, free, see, समझ में आ रहा है आपको, call, all, drive, life, group, love, glee, sky. okay, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राइमिंग वर्ड, राइमिंग स्कीम से रिलेटेड है। ओके, तो व्हाट इज अ राइमिंग स्कीम, पहले तो ये समझ लीजिए, द पैटर्न ऑफ राइम्स यूज्ड इन द पोएम एट द एंड ऑफ द लाइंस इन ईच स्टैंजा। This pattern of rhymes or rhyme scheme is shown with the help of the letter of the alphabet as a आप A A B B और या A B एक्सेट्रा। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ट्विंकल ट्विंकल, ये बहुत ही फेमस राइम है, हम सभी जानते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। सो देखिए पहले लास्ट में ही स्टार आर, देखो प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर देखिए, स्टार आर, हाई, स्काई। जो हमारा राइमिंग वर्ड्स होता है जिसको हम सेम साउंड में प्रोवाइड मतलब प्रोनाउंस करते हैं, जैसे भी स्टार को ए दिया, अब इससे साउंड से मैचिंग आर आ रहा है क्या,
हो रहा है, तो हमने इसको ए दिया। ओके, अब थर्ड लाइन में देखिए हाई, हाई का साउंड मैच हो रहा है आर से, नहीं। स्टार से हो रहा है, नहीं। तो उसे हम क्या देंगे, दूसरा अल्फाबेट देंगे, बी। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, स्काई। तो अब स्काई का किससे मैच हो रहा है साउंड, देखिए यहाँ पर हाई से, तो हम उसे सेम अल्फाबेट देंगे। Got it? See, this is a question. You know that many poems at the rhyming words are the rhyming at the end of the line. In each stanza, the pattern of rhyming is usually shown with the help of the small letters such as A, B, C, etc. This pattern of rhymes is known as a rhyme scheme. हाँ, आपको वेरीफाई करना है इस पोएम की राइमिंग स्कीम में। तो देखिए, लाइट नाइट फ्री सी। अब लाइट को हमने ए दिया, तो लाइट का सेम साउंड नाइट, देखो उससे मैच हो रहा है, लाइट नाइट, तो हम उसे ए ही देंगे। फ्री, फ्री का मैच हो रहा है नाइट से, नहीं। लाइट से, नहीं। तो फ्री को हम डिफरेंट अल्फाबेट देंगे, फ्री को बी। सी, फ्री सी, इसका साउंड मैच हो रहा है। इसी तरह आपको सारे आपको पैराग्राफ पैरा का करना है, मतलब स्टैंजा का करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू फॉलो द एक्सप्रेशन रिफर टू, राइट इन अ वर्ड ऑफ फेस। द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, आपको बोला मैंने फिश है। किंग ऑफ सी, फिशरमैन। एट द फॉल ऑफ द सन, इवनिंग टाइम। द एज ऑफ द वर्ज, मतलब ओरिजिन, क्षितिज बोलते हैं जिसे। नाउ मैच द कॉलम, ठीक है। द विंड मतलब चाइल्ड, डॉन मदर होल्डिंग अ चाइल्ड। सी क्या है, मदर है। क्लाउड क्या है, ब्रदर। वेव्स क्या है, कॉमरेड्स। कॉमरेड्स मैं आपको बोल रही हूँ फ्रेंड्स है, मीनिंग बता रही हूँ आपको। नाउ फाइंड एंड राइट द लाइंस इन द पोएम दैट रिफर टू। आपको क्या करना है, वो लाइन फाइंड करनी है जो इस वर्ड को रिफर कर रहा है। जैसे अर्ली मॉर्निंग, अभी अर्ली मॉर्निंग आपको ढूंढना है कहाँ पे, जो लाइन में आया है वही लाइन आपको। rise, awakening sky, pray to the morning light. Evening, what though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea got dry. यहाँ पे देखो, the toss at the fall of the sun, ये है इवनिंग टाइम जब सन सेट होता है। full moonlight, sweet at the sand, at the full o the moon, with the sound of the voice we love. Write the line that show that the fishermen are not afraid of the sea, are of rowing. Rowing मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि डूबना। ऐसी कौन सी लाइन है जो दिखा रहा है कि फिशरमैन समुद्र से डरते नहीं है और डूबने से। ठीक है, तो आंसर इज what though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives, he who holds a storm by the hair will hide in the his breast our lives. In the stanza, two lines refers to the landscape and two lines refers to the seascape. Which are they? हाँ, आपको बताना है कि कौन सी ऐसे दो लाइंस हैं आपके पोएम में, आपके स्टैंजा में, कि जो लैंडस्केप के भी बारे में बता रहा है और सीस्केप्स के बारे में बता रहा है। तो देखो, आपको मैंने लास्ट ही स्टैंजा है जो हमारी उसी से रिलेटेड है। आपको देखो मैंने बताया था ना, sweet is the shade of the coconut blade and the scent of the mango grew, and the sweet are the sand at the full o the moon, with the sound of voice we love. Now seascape के बारे में, जो समुद्र के जगहों के बारे में बताता है। But sweeter o brother, the kiss of the spray and the dance of the wild foam flee, row brothers row to the edge of the verge where the low sky met with the sea. 8. Using the internet, find the photographs and picture of landscape and seascape to illustrate the images used in the poem. मतलब ये जो आप देख रहे हो, आपको इंटरनेट से ऐसा फोटोग्राफ्स निकालना है जो लैंडस्केप के भी बारे में बताए और सीस्केप के मतलब, लैंडस्केप मतलब
भू प्रदेश और एक समुद्री प्रदेश, मतलब समुद्री एरिया के बारे में बताया और जमीन की एरिया के बारे में बताया। तो आप यहाँ पर देखो, ये दो पिक्चर्स आपको समुद्री एरिया के बारे में बता रहा है और थर्ड पिक्चर आपको लैंडस्केप के बारे में बता रहा है। ना यहाँ पर यू कैन सी क्लियरली आइडेंटिफाइड दैट विच इज अ लैंडस्केप, विच इज अ सीस्केप। ओके, नाउ एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, ठीक है। कोरोमंडल फिशर टाइटल, द टाइटल ऑफ द पोएम इज कोरोमंडल फिशर्स। हाँ, ऑथर कौन है? द पोएम इज रिटन बाय द सरोजिनी नायडू। टाइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB। आप देखोगे तो पूरे पैराग्राफ, मतलब पोएम के पूरे स्टैंजा में AABB का ही राइम स्कीम आ रहा है। आपको टोटल 3 स्टैंजा है, 3 स्टैंजा में आपको AABB का ही आ रहा है राइम स्कीम। ओके, फेवरेट लाइन, मैंने यहाँ पर अपना फेवरेट लाइन दिया है, यू कैन यूज एनी लाइन। ओके, पोएम में से आपको कोई भी लाइन उठाकर लिखनी है। My favorite lines from the poem are: Rise, brother, rise, the wakening sky pray to the morning light. Theme. Poem मतलब central idea क्या है poem का? The poem describe the life and the struggle of fisherman's life. It also describe the beauty of the nature. In this poem, the poets want to say that when the human beings come together for the purpose of progress, even God helps them, and they face the challenge of nature with the courage. मतलब कि इस पोएम का जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया क्या है कि इस पोएम में लाइफ एंड स्ट्रगल जो फिशरमैन फेस करते हैं अपनी लाइफ में, वो डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही साथ ब्यूटी नेचर की वो भी डिस्क्राइब की गई। साथ ही साथ इस पोएम के थ्रू क्या मैसेज कर रहे हैं पोएट कि जब ह्यूमन बीइंग कम टुगेदर, जब ह्यूमन बीइंग एक साथ में आते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, उस टाइम पर गॉड भी बहुत ही हेल्प करते हैं और उस टाइम पे जो भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं हम उसे इजीली फेस करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। ओके, नाउ फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर, सिमली, एलिट्रेशन, रिपीटेशन एंड पर्सोनिफिकेशन। अब हम देखेंगे कैसे आ रहा है, कैसे इसे इम्प्लीमेंट करें। मेटाफोर आपकी ही देखो लाइन में है, टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। हाँ, यहाँ पर वेल्थ ऑफ द टाइड को क्या रिफर किया गया है? फिश। सेकेंड, द सी इज आवर मदर, क्लाउड इज आवर ब्रदर, द वेव्स आर आवर कॉमरेड्स ऑल। यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको मेन वर्ड यहाँ पर बताया कि क्यों यहाँ पर मेटाफर इंप्लीमेंट हो रहा है। सी को किससे कंपेयर किया गया है? माँ से, क्लाउड को भाई से, वेव्स को कॉमरेड्स मतलब फ्रेंड्स से। विथआउट, देखो मैंने रेड में यहाँ पर आपको हिंट दिया है, विथआउट यूजिंग एज और लाइक। मेटाफर कब इंप्लीमेंट होता है? जब कोई कंपैरिजन कर रहे हैं और उसमें एज और लाइक वाला वर्ड नहीं यूज किया रहता है। ठीक है, नाउ सिमली, the wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. देखो मैंने अब यहाँ पर देखो सिमली में क्या है? the wind is compared to the child, but जब सिमली आता है ना तो वहां पर like, as ऐसे वर्ड्स यूज किए रहते हैं। ये अपोजिट है मेटाफर का। मेटाफर में क्या होता है? लाइक और एज यूज नहीं किया रहता है, और सिमली में क्या है? लाइक और एज वर्ड यूज किया रहता है while doing the comparison. Now alliteration, he holds a stone by the hair, hide in the his breast our lives. The sound h is repeated, यहाँ पर देखिए h sound repeat हुआ है। Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mangrove. यहाँ पे sound s देखिए, sound s is repeated. Now repetition, rise brother rise, row brother row. आप ये लाइन को लिख सकते हो और उसमें वर्ड देखो, वर्ड राइस 2 बार रिपीट हुआ है और रो भी रिपीट हुआ है। तो रिपीटेशन में क्या है? वो वर्ड रिपीट होता है, वर्ड रिपीट होता है। और एलिट्रेशन में क्या होता है? साउंड, अल्फाबेट रिपीट होता है। गॉट इट? नाउ पर्सोनिफिकेशन, द विंड asleep in the arms of the dawn
like a child that has cried all night. यहाँ पर wind को क्या दिया गया है? Human quality, sleeping. And dawn को क्या दिया गया है? Quality of having the arms. जब हम कोई नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तब उस जगह पर पर्सोनिफिकेशन आता है. Got it everyone? No special feature. This is a didactic poem. Didactic means what? ये instructive poem है. हाँ, ये हमें क्या कर रही है? It is aim at imparting certain advice or some moral principles. Imparting means देना, giving. Got it? Why I like the poem? I like the poem because it gives a very positive message. Each and every line of the poem is meaningful. The beauty of nature is beautifully described. It is a inspiring poem. Okay, बच्चों, I hope आपको understand हुआ जो मैंने अभी तक पढ़ाया है. इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछिए. कोई भी बच्चा, if you have any doubt regarding of this whatever right now you please ask me. लक्ष्मी, कुछ डाउट हो तो पूछ लो बेटा मुझसे. हाँ बच्चा. सर वो क्या बोल रही हो बच्चा, मुझे बताइए ना. मिस, मुझे भी उसका आवाज सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली. लक्ष्मी, फिर से एक बार बोलो बेटा. अच्छा, जरा आवाज थोड़ी लाउड करोगे आप? सर मुझे जरा हेल्प करोगे, वो बच्चा क्या बोल रहा है? आई एम नॉट एबल टू हियर प्रॉपर्ली. मिस, मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा है. लक्ष्मी, बेटा थोड़ा सा लाउड बोलोगे आप, थोड़ा सा, ताकि मुझे कीवर्ड्स भी सुनेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. तीसरे और आप मतलब टॉपिक बोलो ना. टॉपिक क्या है बेटा? फिगर ऑफ स्पीच है क्या? मिस रहने दीजिए, मैं दूसरे बच्चे का डाउट क्लियर कीजिए मिस. अपने पास 2 ही मिनट है अभी. प्रिया साहू, आकांक्षा, हेलो मिस. हाँ बोलो बोलो, आपकी आवाज आ रही है. मिस, चौथा क्वेश्चन वापस बताओ ना. चौथा क्वेश्चन मतलब कौन सा है बेटा, आप मुझे बताओगी जरा सा? क्या है चौथा क्वेश्चन, कौन सा है? इंग्लिश वर्ड सर. सॉरी, मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग. ओके ओके, जस्ट अ मिनट बेटा. यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपका ऊपर दिया गया है, मैंने आपको नीचे आंसर प्रोवाइड किया है. द विंड, चाइल्ड. डॉन मतलब मदर होल्डिंग हर चाइल्ड. सी, मदर. आपकी पोएम में ही आया, सी इज आवर मदर. क्लाउड मतलब ब्रदर. वेव्स मतलब कॉमरेड्स. और कोई बच्चा जिसे कुछ भी डाउट हो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है तो प्लीज पूछो. है किसी बच्चे को डाउट कुछ? मिस, टाइम हो गया है, आप लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए मिस. तो आज हमने इंग्लिश वर्कशॉप देखा कोरोमंडल फिशर का. आई होप सभी को समझ में आया होगा. एवरीवन हैव अ गुड डे. टेक केयर. थैंक यू.